तो रवीश जी की टीम में रिसर्चर की भूमिका में आप रही, आपका अनुभव कैसा रहा उस दौरान? तो साल 2012 में गुजरात असेंबली इलेक्शन था, तो रवीश जी और 2-3 लोग जो उनकी टीम में थे वो लोग वहाँ पे गए थे कवर करने के लिए। मैं यहाँ ऑफिस से काम कर रही थी। पहले आपको क्यों पसंद थे? क्योंकि यूपीए की बुराई कर रहे थे, या यूपीए की आलोचना कर रहे थे, या यूपीए के खिलाफ रिपोर्टिंग कर रहे थे, या उनके ऊपर सवाल उठा रहे थे जो सवाल थे दिल्ली पुलिस के एक पुलिसकर्मी के खिलाफ, जिन्होंने ट्रैफिक पुलिस ने मुझे रोका और उन्होंने मुझसे रिश्वत ली। क्या आपको लगता है कि सरकार का नियंत्रण है मीडिया पे? कोई सरकार नहीं चाहती अच्छे पत्रकार, कोई भी सरकार हो, किसी को अच्छे पत्रकार नहीं चाहिए, सिर्फ विपक्ष को अच्छे पत्रकारों की जरूरत होती है। एक नैरेटिव बनाया गया कि अब की बार अगर यह सरकार रिपीट होती है तो तानाशाही आ जाएगी। आपको लड़का जाके बोलेगा, कंधे पे हाथ रख के किसी बात कर लेगा, है ना, कुछ भी बहुत तरह की बातें करने के लिए होती है। नमस्कार, मैं कुमार श्याम। हमारे शो के नए संस्करण में आपका स्वागत है और आज के इस कार्यक्रम में हमारे जो खास मेहमान हैं वो हैं सर्वप्रिया सांगवान जी, जो बीबीसी में पत्रकार हैं। स्वागत है आपका। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और आपने अपने बिजी शेड्यूल में, क्योंकि चुनावों की कवरेज वगैरह चल रही है और आप ग्राउंड रिपोर्ट करके आई हैं जी, तो बहुत बहुत शुक्रिया आप हमारे शो में आए। मेरा सबसे पहला सवाल यही है, और लोग आपके बारे में जानना भी चाहते हैं, क्योंकि एक तरीके से ग्राउंड रिपोर्ट जिस शिद्दत से और जिस गंभीरता से आपने की है, उसके बाद में महत्वपूर्ण ये हो जाता है कि आपने डेंटिस्ट की पढ़ाई की शुरुआत में, चिकित्सा के क्षेत्र में जाना चाहते थे, फिर आप इस तरह के पत्रकार बन के उभरे। यह यात्रा कैसे संभव हो पाई, कैसे मुड़े इस तरफ? हाँ, ये बहुत ही ऐसा सवाल है जो मुझसे बार बार पूछा जाता है और मुझे बार बार लगता है कि यार मेरे पास कोई अच्छी कहानी नहीं है बताने के लिए कि कैसे मैं, ऐसा नहीं है कि कोई होता ना फिल्मों में दिखाता है कि एक पैशन होता है और आदमी सब कुछ छोड़ के अपने पैशन फॉलो करने लगता है, ऐसा कुछ नहीं था। क्योंकि मुझे लगता है कि मैं उस तरह के लोगों में से, क्योंकि 2 तरह के लोग होते हैं, या एक तो वो लोग जो वो करना चाहते हैं जिसे वो प्यार करते हैं, दूसरे इस तरह के लोग होते हैं वो जो करते हैं वो उससे प्यार करते हैं। मैं दूसरी तरह के लोग हूँ कि मैं जो भी काम करती हूँ तो मुझे उसी चीज़ में ज़्यादा इंटरेस्ट अपने आप हो जाता है, मैं उससे प्यार करने लगती हूँ, मैं अपना मीनिंग उसमें ढूंढ लेती हूँ, अपना पर्पस ढूंढ लेती हूँ। तो जब मैं डेंटिस्ट भी थी तो मुझे अपने डेंटिस्ट्री भी बहुत पसंद था, और ख़ासकर जब मैं सरकारी अस्पताल में इंटर्नशिप कर रही थी तो मुझे ज़्यादा ऐसा लग रहा था कि नहीं यार, यही मेरा पर्पस है, शायद मैं आगे कोई सरकारी अस्पताल में ही काम करना चाहूँगी या कहीं गांव वगैरह में काम करना चाहूँगी। लेकिन हाँ, वही होता है कि किस्मत कभी कभी ऐसे कुछ यू टर्न या कुछ टर्न ले लेती है। तो मेरे पिताजी ने मुझे एक अखबार की कटिंग दी थी जो एनडीटीवी मीडिया इंस्टीट्यूट का उसमें वो था, एडवर्टीजमेंट था, विज्ञापन था। हाँ, विज्ञापन था जी, विज्ञापन। तो एनडीटीवी मीडिया इंस्टीट्यूट, तो वो डिप्लोमा कोर्स कराते थे। तो मुझे आज भी याद हो पूरा कि मैं सीढ़ियाँ चढ़ने वाली थी और पापा ने मेरे को दिया कि देखो अप्लाई करके देखो, अगर आप अच्छे करते हो, अच्छा काम करते हो तो आपको फिर वहाँ पे रख भी लेते, जॉब भी मिल जाता है। मेरी इंटर्नशिप खत्म होने में जो डेंटल वाली थी 1-2 महीने का ही वक्त बचा था, और अभी मेरे पास कोई खास ऐसा प्लान भी नहीं था जो मैं करना चाह रही थी। तो उसके लिए तो पता नहीं कब वो निकलती, भर्तियाँ निकलती, कब मैं अप्लाई करती, कब होता। तो मुझे लगा चलो एक और नई चीज़ आपको सीखने को मिलेगी, एक नया स्किल आपको ऐड हो जाएगा, इसलिए मैंने उसके लिए अप्लाई कर दिया। और फिर वहाँ एनडीटीवी मीडिया इंस्टीट्यूट में मैं किया, हमने 10 महीने का हमारा कोर्स था, और उसके बाद मेरी प्लेसमेंट हो गई वहीं पर। बाय चांस ऐसा हुआ कि मुझे रवीश कुमार जी के साथ ही एज अ रिसर्चर लगाया गया, जूनियर रिसर्चर की जॉब थी मेरी पहली। तो इसलिए वो बहुत सारे लोग थे जो मेरे बैचमेट में थे और जो रवीश जी को पहले से जानते थे, और वो बहुत लोग पैशनेटली उनके साथ काम करना चाहते थे। मैं ऐसी इंसान थी जो, क्योंकि मैं मेडिकल फील्ड से थी और मैं उस तरह से न्यूज़, टीवी के न्यूज़ या उनके सेलिब्रिटीज़ को नहीं जानती थी, मैंने उनको वहीं पे पहली बार देखा था, रवीश जी को। हाँ। जी, तो वहाँ पे फिर हम काम करने लगे और तब मैंने उनको एक्चुअली जानना शुरू किया। और फिर एनडीटीवी में जब काम करने लगी तो उसके बाद फिर मुझे लगा कि जो चीज़ें मैंने जो नोटिस की, बहुत सारे डिफरेंस देखे अपने मेडिकल फील्ड और फिर एक इस नई जगह पे, और हरियाणा और दिल्ली का भी जो अंतर है, तो मुझे लगा कि ये मेरे लिए परफेक्ट फिट है ये जगह, मुझे अच्छा लग रहा है यहाँ पे, और मुझे जॉब भी मिल गया क्योंकि मेरे लिए
उस टाइम बहुत ज़रूरी था फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट होना है, नौकरी पा लेना। मेरे वो सर्कमस्टांसेस ऐसे थे, तो फिर मुझे मिल गई, तो फिर मैंने पीछे मुड़ के नहीं देखा, मुझे अच्छा लगने लगा वहाँ पे, तो मैं आगे वैसे ही चलती थी। तो रवीश जी की टीम में रिसर्चर की भूमिका में आप रही, वो कैसा एनवायरनमेंट था उनका? रवीश जी के साथ आपका अनुभव कैसा रहा उस दौरान? रवीश जी बहुत ज़्यादा। और ये किस दौर की बात है? 2011 की 2011 की बात हाँ। है। तो 2011 दिसंबर 2011 से मैंने उनके साथ काम करना शुरू किया, और फरवरी 2012 में फिर मेरी जॉब लग गई थी। तो तब से ही बहुत पेशेंट थे वो, मतलब मुझे लगा कि, और मैं थोड़ी सी शाय थी उस टाइम, क्योंकि मैं एकदम डिफरेंट बैकग्राउंड से आई थी, और मुझे थोड़ा सा लगता नहीं था कि, इतना कॉन्फिडेंस अपने अंदर नहीं था कि शायद मैं दिल्ली और यहाँ पे इस तरह के न्यूज़ रूम और इतना ज़्यादा मुझे कुछ पता है, लोग कितना जानते हैं, कितना पता है उनको सबसे ऑलरेडी सब कुछ चीज़ें। तो मैं थोड़ा सा एक शाय सी लड़की थी उस टाइम, तो उन्होंने बहुत पेशेंस रखा हमारे आज से साथ। शायद 13 साल पहले की बात है। जी, जी, हाँ, काफ़ी कम उम्र रही होगी आप। हाँ, मतलब 20s में ही थे हम, तो इसलिए हाँ, तो फिर वो मुझे लगा कि उन्होंने बहुत पेशेंस से रखा हमको, और पता नहीं, मतलब मुझे ऐसा लगा कि अब जब मेरी पहली जो ऑफिस में तारीफ हुई, वो मैं उसके बारे में बता देती हूँ, जिससे मुझे लगा कि किस तरह आप समझ पाएंगे किस तरह के लोगों के बीच में काम कर रही थी। तो साल 2012 में गुजरात असेंबली इलेक्शन था, तो रवीश जी और 2-3 लोग जो उनकी टीम में थे, वो लोग वहाँ पे गए थे कवर करने के लिए। मैं यहाँ ऑफिस से काम कर रही थी, तो वो लोग वहाँ से पूरा रॉ फुटेज भेजते थे। मैं बस पूरे रॉ फुटेज को ट्रांसक्राइब करती थी, कुछ भी जो भी उस आदमी ने बोला, रवि जी ने बोला, फिर ये बोला, वो पूरा ट्रांसक्राइब करती थी, उनको मेल भेजती थी, फिर वो उसमें से निशान लगाकर फिर उसको वापस भेजते थे वीडियो एडिटर के पास कि ये सब एडिट करना और ये लगना है। तो बस वो मैं काम करती थी, और फिर मुझे हमारे मैनेजिंग एडिटर, इलेक्शंस के बाद मैनेजिंग एडिटर ऑन इंदो आए, उन्होंने मुझे बोला कि रवीश ने तुम्हारी बहुत तारीफ की कि तुमने बहुत अच्छा काम किया असेंबली इलेक्शन में, यहीं पे बैठे बैठे। तो मुझे बड़ी हैरानी हुई, यार ये क्या काम था, इसमें इसकी तारीफ वाली कोई बात थी नहीं, बट आई थिंक उन लोगों ने वो एक सिंसियरिटी, या बिना उसके, मतलब सिंसियरिटी, डिसिप्लिन को उन्होंने बहुत सराहा कि कोई ज़रूरी नहीं है कि मैं बहुत अलग तरह से कुछ काम करती है, कुछ और बहुत है। उनको छोटे छोटे काम में उनको लगा कि शायद ये बहुत एक सिंसियरिटी है काम में, या डिसिप्लिन है काम में, तो उनको बहुत अच्छा लगा, उन्होंने मुझे उस चीज़ के लिए सराहा। तब मुझे बड़ा फील हुआ उस दिन, मतलब 2012 में, कि आई थिंक मैं बहुत अच्छे लोगों के बीच में काम कर रही हूँ, कि जिन्होंने इतनी छोटी सी चीज़ को भी नोटिस किया और मुझे कहा आके। तो वहाँ से इसलिए मुझे लगा कि वो रवीश जी हूँ, अपने आसपास के जितने भी लोग हैं उनकी टीम में, जो भी लोग होते हैं, 3, वैसे तो हम बहुत कम ही लोग थे, 4 लोग ही काम करते हैं उनकी टीम में, इंक्लूडिंग हिम, उनको मिला के। तो लेकिन उन्होंने सबको हमेशा आगे ही बढ़ाया, हमेशा सबको सपोर्ट किया, हमेशा, और काम के बारे में ही हमेशा बात की, उसी के ही बारे में, जर्नलिज्म के बारे में हमेशा बात की। इवन बाहर डेस्क पे भी जो और दूसरे लोग बैठते थे, उनको भी वो हमेशा ऐसे ही करते हैं कि सबको आगे बढ़ाते हैं, या उनको बोलते हैं तुम ऐसे करो, तुम वैसे करो। तो आई थिंक वो उस तरह के नेचर के इंसान हैं। और एक पत्रकार के रूप में आप उनको उस ज़माने में, क्योंकि ये बहस सोशल मीडिया पे और पत्रकारिता जगत में आम है कि रवीश की जो रिपोर्ट थी, वो पत्रकार रवीश और आज के पत्रकार रवीश में एक बुनियादी फ़र्क नज़र आता है, क्या आप भी महसूस करती हैं? वो उनके फॉर्मेट में अब अंतर आ गया डेफिनेटली। जब वो पहले रवीश की रिपोर्ट करते थे, वो अलग तरह से एक फॉर्मेट था, फिर उन्होंने प्राइम टाइम शुरू किया, और मैंने तभी ज्वाइन किया था। प्राइम टाइम शुरू हुए 5-6 महीने हुए थे, तो प्राइम टाइम में उनको जितनी पॉपुलैरिटी मिली, शायद रवीश की रिपोर्ट से भी ज़्यादा पॉपुलैरिटी मिली। प्राइम टाइम उनके शो का नाम था। तो उसमें बिल्कुल अंतर है, होना ही होगा ये, क्योंकि आप पहले जब वही लोग जो उनको फ़ोन कर करके बोलते थे हमें आप कब शो पे बुलाएंगे, वही लोग जब यूपीए की सरकार थी जब बोलते थे, और उसके बाद फिर उन्हीं लोगों ने जब वो सरकार में आ गए, वही लोग कैसे बहिष्कार कर रहे हैं आपका, क्योंकि पहले आपको क्यों पसंद थे, क्योंकि यूपीए की बुराई कर रहे थे, या यूपीए की आलोचना कर रहे थे, या यूपीए के खिलाफ रिपोर्टिंग कर रहे थे, या उनके ऊपर सवाल उठा रहे थे, जो सवाल थे। ऐसा नहीं कि कोई जानबूझ के कोई कर रहे हैं। अब अगर आपके ऊपर भी, आप सत्ता में और आपके ऊपर भी उठ रहे हैं, तो आपको समस्या हो रही थी। तो उन्होंने बहिष्कार ही कर दिया उनके प्रोग्राम का। तो उन्होंने अपना फॉर्मेट चेंज कर दिया। अब उन्होंने केवल अपने आप ही फिर वो सब नौकरी सीरीज की, उन्होंने बहुत सारी हेल्थ सीरीज, एजुकेशन सीरीज की, तो उन्होंने वो फॉर्मेट शुरू कर दिया। अब उसके बाद अब वो भी चेंज हो गया है, अब क्योंकि अब वो एनडीटीवी सब चेंज हो गया, तो वो भी वहाँ से निकल गए। तो उनका अब फॉर्मेट दूसरा, वो क्योंकि वो यूट्यूब के तौर पे काम कर रहे हैं।
तो उन्होंने अपने जितने भी रोल्स में मुझे लगता है उन्होंने बहुत ही ईमानदारी से काम किया है, बहुत ही उन्होंने अपनी निष्ठा से काम किया है। मुझे उनकी ईमानदारी निष्ठा पे कभी कोई सवाल नहीं है, और मुझे मालूम है कि कितनी चीज़ें उन्होंने छोड़ी हैं अपनी इस ईमानदारी और निष्ठा को बनाए रखने के लिए, वो हमने देखा है अपने सामने होते हुए। आज वो जो कर रहे हैं आप उनको ग्राउंड पे वो इस तरह के पत्रकार हो गए, उनके लिए ग्राउंड पे जाना इतना आसान भी नहीं है। आप काम कैसे करने देंगे, मतलब लोग इतने घेर के खड़े हो जाएंगे और आपको मालूम भी नहीं है कौन इंसान है, कोई आपको आके कुछ कहने लग जाए, कोई बात करने लग जाए, कोई आपका विरोध करने लग जाए। और एक चीज़ें एनडीटीवी के पक्ष भी हमने देखी है होते हुए कि कोई आके आपको कुछ कहने लगा या आपकी जान पे ही बना है या आपके साथ मारपीट हो सके, तो बहुत सारी समस्या है। तो उन्होंने अपना फॉर्मेट उनका ये है। तो मुझे लगता है कि जो वो अपने हिसाब से कर रहे हैं, वो अपने दिमाग में वो इसलिए ही कर रहे हैं क्योंकि उनको भरोसा है, या वो इस देश की सोशल फैब्रिक की, सेकुलरिज्म की ईमान और अपने पेशे के साथ ईमानदारी की बहुत परवाह करते हैं। तो इसलिए उनका फॉर्मेट है। उसमें कोई मुझे नहीं लगता कि कुछ और डिफरेंट वो करेंगे या कुछ और उसमें कोई प्रॉब्लम है। लोगों को पसंद आए नहीं है, वो उनकी इच्छा है। हाँ, वो तो ही। आपके लिए पत्रकारिता क्या है? कुछ लोगों के लिए ये सरकार की प्रशंसा करना हो सकता है, किसी के लिए केवल आलोचना करना हो सकता है, या किसी के लिए जन पक्षधर होना हो सकता है। आपके लिए एक पत्रकार होना क्या है? एक प्रेमचंद जी की एक कहानी थी, पंच परमेश्वर। पता नहीं बहुत सारे लोगों ने पढ़ी भी होगी, नहीं पढ़ी तो जरूर उसको पढ़ लें। अभी जब मैं उसका रेफरेंस दे रही हूँ, तो पंच परमेश्वर, जब इंसान पंच होता है और उसके सामने अपने ही किसी दोस्त का केस आता है, और लेकिन उसने बात सुनी थी कि पंच में तो बेटा परमेश्वर बसता है, तो तुम जब बैठे हो पंच की कुर्सी पे तो तुम परमेश्वर हो, तो तुम सोचो अब तुम्हें फैसला कैसे करना है। तो उस व्यक्ति ने अपनी जो उसका सबसे इम्पोर्टेंट दोस्त था, जिसका केस उसके सामने था, उस दोस्त ने उसको कहा भी कि तुम ऐसा मेरे फेवर में दे देना, अपने मेरे फेवर में बोलना तुम जो भी। लेकिन उसने नहीं कहा, क्योंकि उसके दिमाग में वो था कि मैं पंच हूँ तो मैं परमेश्वर हूँ, मैं झूठ या मैं अन्याय के साथ नहीं हो सकता हूँ, चाहे वो मेरे सामने मेरे दोस्त ही क्यों ना हो। तो मुझे लगता है जो पत्रकार होता है, चाहे आप डेस्क पे बैठ के काम कर रहे हैं, चाहे आप फील्ड में काम कर रहे हैं, आपके अंदर वो परमेश्वर होता है। तो आप चाहे किसी को पसंद करें बहुत ज़्यादा, चाहे आप किसी को बिल्कुल भी नहीं पसंद करते हैं, लेकिन जब आप उस कुर्सी पे हैं तो आप उसी तरह से ही लोगों से उसी तरह से उस चीज़ को जज करें, उस केस को, उस खबर को, कि आप में परमेश्वर, आप पंच हैं उस टाइम। तो मुझे लगता है पत्रकार ये है। अब उसमें एक कई डेफिनेशंस हो सकती है, जैसे आप ही ने कई डेफिनेशंस बोली, तो वो डेफिनेशन सबकी अपनी अपनी हो सकती है। मेरे लिए डेफिनेशन यही है कि चाहे मैं, और अपनी जो क्रेडिबिलिटी है मेरे ख्याल से उसकी परवाह करना बहुत ज़रूरी है कि आपकी विश्वसनीयता क्या है। अब इसमें ये भी हो सकता है कई लोग अपनी विश्वसनीयता बनाने के लिए कई बारी वो क्या कहते हैं ना कि ऐसे ही ज़बरदस्ती किसी का साइड लेने लगते हैं, या ज़बरदस्ती दूसरी तरफ बात करने लगते हैं ताकि वो दिखे कि हाँ हम बहुत ही न्यूट्रल हैं। वो जो फेक न्यूट्रलिटी है वो नहीं होनी चाहिए। जेन्युइन न्यूट्रल आप हैं तो आपको अंदर जेन्युइन न्यूट्रलिटी होनी चाहिए। ये नहीं कि अभी नहीं यार, अभी मैं अगर ये नहीं लिखूंगा या नहीं लिखूंगी तो फिर मेरे को सब लोग बोलेंगे कि तुम वहाँ तब आपने क्यों नहीं बोला, तब ये क्या बात नहीं बोला। आपको एक प्रोपोर्शन होता है, मतलब आप सेंस ऑफ प्रोपोर्शन होना चाहिए कि कोई चीज़ हो रही है तो ये नहीं है ना कि भाई हाँ अच्छा उन्होंने भी ऐसे किया, इन्होंने भी ऐसे किया। एक सेंस ऑफ प्रोपोर्शन होता है कि नहीं ऐसा नहीं है, ये 80% हो रहा है, ये 20% हो रहा है, तो वो वाली बात है। तो मुझे लगता है क्रेडिबिलिटी की बहुत परवाह करनी चाहिए। और मैं उसके पीछे एक एग्जाम्पल भी आपको देती हूँ। थोड़े दिन पहले ही मैंने एक शिकायत लिखी थी ट्विटर पे दिल्ली पुलिस के खिलाफ, दिल्ली पुलिस के एक पुलिसकर्मी के खिलाफ, जिन्होंने ट्रैफिक पुलिस ने मुझे रोका और उन्होंने मुझसे रिश्वत ली। और जो पूरा वो लिखा हुआ है उसके ऊपर, इसलिए मैं उसमें पूरा निटिग्रिटी में नहीं जाना चाहती, लेकिन मैंने उनको उतना ही पैसा दिया जितना मेरे रेड लाइट जंप के ऊपर मेरा पैसा या मेरा फाइन बनता है। मैंने उनको 1000 रुपये दिए, उन्होंने मुझे कोई रिसीट नहीं दी वापस, और उन्होंने अपनी जेब में रखा और चलते बने। उनको मैंने नहीं बताया था कि मैं पत्रकार हूँ, मैं कौन हूँ, नथिंग। उसके बाद मैंने आके ट्विटर पे वो सब लिखा
अब ट्विटर पे लिखा तो ऑफ कोर्स दिल्ली ट्रैफिक पुलिस ने तभी के तभी उस पर अपना रिएक्शन दिया और मुझे फ़ोन तक भी किया कि नहीं नहीं मैडम हम करवा रहे हैं इसको, हम इसे ठीक कर लेंगे। कुछ ही देर बाद जिस व्यक्ति ने मुझसे रिश्वत ली थी उसके पास मेरा नंबर पहुंच गया, वो मुझे ही फ़ोन कर रहे हैं या मुझसे ही बात करने की कोशिश कर रहे हैं, मैसेज कर रहे हैं कि मैडम मुझे माफ़ कर दीजिए और ऐसा वैसा, मैं आपसे मिलना चाहता हूँ, बस मेरे से मिल लीजिए, वो सब बात है। मैंने उनको मना किया। अब मुझे पता है कि यार वो मिलना चाहते हैं क्या, तो वो ऑफ कोर्स मुझे ही कुछ ये ऑफर करेंगे या कुछ बात करें ताकि मैं केस वापस ले लूँ, क्योंकि उनकी तो इंक्वायरी हो ही रही है, वो तो अब पब्लिकली होगी, क्योंकि उस पर खुद ही 400 लोगों ने मैसेज कर दिया नीचे, सब लोगों के ऐसे ही दिल्ली पुलिस या दिल्ली ट्रैफिक पुलिस के खिलाफ इसी तरह के कई लोगों के अपने एक्सपीरियंसेस थे, सब लोग नीचे लिख रहे हैं, तो बहुत वो वैसा हुआ। अब आप मुझे बताइए कि अगर मैं उस व्यक्ति से मिल लूँ और उसके साथ समझौता कर लूँ और बाद में फिर बोलूँ कि नहीं, लिख दूँ कि नहीं नहीं भाई उन्होंने मुझसे माफ़ी मांगी, मैंने माफ़ कर दिया, और बल्कि उनसे पैसा ले लूँ, तो उन जो 400 लोगों ने जो लिखा नीचे कमेंट, तो उनकी विश्वास, उन्होंने जो मुझ पर विश्वास किया उसका क्या होगा? मतलब मैं तो अपना करके, अपना समझौता करके अपना साइड में बैठ गई, लेकिन वो जो लोग ये इंतजार कर रहे हैं कि अब इसके ऊपर कोई एक्शन होगा या इस तरह के मामलों में कुछ कमी आएगी, उनका क्या होगा, उनके विश्वास का क्या होगा? तो ऐसे एक पत्रकार के तौर पे हम जब सोचते हैं कि जब इतने लोग आप पे विश्वास कर रहे हैं, है ना, कि आप उनके लिए बात करेंगे, उनके हित में बात करेंगे और उनका हित ही मतलब देश का हित है, तो और वो फिर मैं कहीं और केवल अपने पर्सनल उसके लिए कि जाके जहाँ मैं अपना एक्सेस दिखा सकूं, कह रहे मैं तो बड़े बड़े मंत्रियों से मिलना या प्रधानमंत्री से मिल लिए या इससे मिल लिए, ये दिखाऊं, उनके विश्वास का मैं ऐसे सौदा कर लूँ ये सब अपनी पावर दिखाने के लिए, तो क्या होगा? तो नेशनलिस्ट कौन लोग हैं? नेशनलिस्ट वो लोग हैं जो आप लोगों के विश्वास की परवाह करते हैं, जो आपको जो दिखा रहे हैं वो वही हैं, वो जेन्युइन, वो नेशनलिस्ट लोग हैं, वो देश की परवाह कर रहे हैं, वो देश के लोगों की परवाह कर रहे हैं, वो लोग नहीं है कि जो केवल बोलते रहते हैं, जो और पीछे से समझौते करते हैं अपनी विश्वसनीयता का और आप लोगों के भरोसे का सौदा कराते हैं कहीं पे जाके। तो मुझे लगता है कि ये पत्रकार ऐसा होना चाहिए। अभी उसमें आप कुछ भी डेफिनेशन बना लो अपना कि नहीं नहीं ये भी तो दिखाना चाहिए, फिर ये भी तो करना चाहिए, वो भी तो करना चाहिए, जो जनता के हित में आपको वो करना चाहिए। क्या आपको लगता है कि सरकार का नियंत्रण है मीडिया पे? आप इस पे क्या विश्वास करती हैं? पहली बात तो ये कि कोई सरकार नहीं चाहती अच्छे पत्रकार, कोई भी सरकार हो, किसी को अच्छे पत्रकार नहीं चाहिए, सिर्फ विपक्ष को अच्छे पत्रकारों की जरूरत होती है, और फिर वो विपक्ष वाले जब सरकार में आ जाते हैं तो उनको भी अच्छे पत्रकारों की जरूरत नहीं होती है। कोई नहीं चाहता कि आप उनसे सवाल करें, कोई नहीं चाहता कि आप उनको आके बताएं, आईना दिखाएं या ये कहें कि आपके यहाँ पे ये पानी नहीं आ रहा या आपने समस्या सॉल्व नहीं की है। कोई नहीं कह रहा कि महाराष्ट्र में जो पूरा मराठवाड़ा और विदर्भ जो रीजन है उसकी इतनी ज़बरदस्त समस्या है कि लोग आपको क्वेश्चन करे कि आपने क्यों नहीं ठीक किया, है ना। तो कोई नहीं चाहता वो वाली बात। और नियंत्रण में वो कहीं ना कहीं हमेशा हर कोई कोशिश करता है, कोई थोड़ी करता है, कोई बहुत ज़्यादा करता है। अभी मुझे लगता है कि अभी भी वैसा है। क्यों है? क्योंकि अगर आप देखें, आप सभी चैनल्स को स्टडी करें, अगर मीडिया चैनल्स हैं तो वहाँ पे आपको कभी डिफरेंट पर्सपेक्टिव नहीं मिलेंगे, वहाँ पे एक ही तरह का पर्सपेक्टिव आपको ज़्यादा दिखेगा। अभी हमारा सिर्फ अपना अपना आकलन नहीं है, आप किसी कभी भी बैठ के देख लेंगे तो आपको यही नजर आएगा कि वो सेम ही तरह की बातें सब चैनल्स कर रहे हैं, डिफरेंट पर्सपेक्टिव नहीं है, डिफरेंट इश्यूज नहीं है। अभी जो हमने अपनी सीरीज में भी दिखाया तो कितने सारे इश्यूज हैं जिन पे बात की जा सकती है, तो वो उनके ऊपर बात क्यों नहीं होती है? इसलिए मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं वो एक नियंत्रण है। दूसरा, जो इकोनॉमिक मॉडल है हमारे यहाँ पर, तो सबके बहुत ज़्यादा एडवर्टीजमेंट बेस्ड मॉडल हैं कि आपकी टीआरपी अगर आप अच्छी आ रही है तो आपको उस हिसाब से एडवर्टीजमेंट मिलेगा, सरकार का भी मिलेगा और दूसरे नॉन गवर्नमेंट एडवर्टीजमेंट मिलेगी। तो उस टीआरपी को बनाए रखने के भी अपने जद्दोजहद है, इसीलिए कि भाई किसी भी तरह से आए, चाहे आपको उसमें कुछ सेंसेशनल दिखाना पड़े, चाहे आपको उसके अंदर कुछ भी को करना पड़े, तो वो भी एक समस्या है। दूसरा कि अगर वो आपको सरकारों का वो नहीं मिलेगा तो ऑब्वियसली जिस तरह से आप अपना ऑपरेशन चला रहे हैं वो नहीं चलेगा, आपको पैसे की कमी खलेगी, दिखेगी। तो ये इकोनॉमिक मॉडल है जिसका कोई काट नहीं है, अभी तक किसी के पास नहीं है। मतलब जैसे न्यूज लॉन्ड्री है, आई थिंक वो सब्सक्रिप्शन मॉडल पे चलता है ना। तो वो लोग सिर्फ जनता के पैसे से काम करना चाह रहे हैं, उस पर काम कर रहे हैं। लेकिन आप न्यूज चैनल्स में ये कोई सब्सक्रिप्शन मॉडल या इस तरह का कुछ नहीं चल रहा है कि जिसकी वजह से
वो करें। अब वो बहुत ही ना सर्वाइवल की मेरे ख्याल से एक तरह से लड़ाई हो गई है, क्योंकि लोग अब ज़्यादातर डिजिटल पे जा रहे हैं और चैनल से जाके, तो ये सब समस्या तो है। तो मुझे लगता है कि हाँ, अब कोई डायरेक्ट एविडेंस तो हमारे पास नहीं है कि कैसे नियंत्रण है और क्या नहीं है, ना हम वो बोलना चाहते, लेकिन जो दिख रहा है उसके हिसाब से ऐसा है। बहुत सारी चीज़ें लगता है कि बोलना मुश्किल भी हो गया है कहीं ना कहीं वो चीज़ें जो 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 आपको नज़र भी आ रही है एज अ मीडिया पर्सन, कहीं ना कहीं थोड़ा सा मुश्किल हो गया है वो, उसमें कोई डाउट नहीं है। अगर आप ये कहें कि नहीं सब ठीक है, तो फिर वो बेईमानी है बात कहना, लेकिन वो है। लेकिन ये नहीं है कि जैसे सब लोग कहते हैं कि कभी भी ऐसा पीरियड नहीं था कि जहाँ पे सब जर्नलिज्म के लिए बहुत फलने फूलने, हाँ वो फलने फूलने का बहुत ही स्पेस मिला हो, ऐसा नहीं था। लेकिन अभी देखिए ना, वो चीज़ें टाइम भी बदल गया, क्योंकि टाइम पहले कुछ वो थे, कुछ अखबार थे या कुछ टीवी चैनल्स थे, धीरे धीरे इतने अखबार, इतने चैनल्स, इतने मैगजीन, इतने डिजिटल चैनल्स, फिर इतने यूट्यूब चैनल, सब कुछ इतना ज़्यादा, कुछ इतना बॉम्बार्डमेंट हो गया है एक तरह से, है ना। तो इसलिए वो टेक्नोलॉजी भी बदल गई है, सर्कमस्टांसेस बदल गए हैं, फिर उसको कंट्रोल करने के टूल्स भी बदल गए हैं, तरीके भी बदल गए हैं, क्या करना। तो वो मेरे ख्याल से बहुत चीज़ें चेंज हो गई हैं टाइम के साथ। शायद वो जो 20 साल पहले जितना देखा होगा, अब हम उससे ज़्यादा कुछ देख रहे हैं। आपने ज़मीन पे जाके ग्राउंड रिपोर्ट्स की और आप जनता के बीच में अलग अलग राज्यों में रही, तो एक नैरेटिव बनाया गया कि अब की बार अगर यह सरकार रिपीट होती है तो तानाशाही आ जाएगी। आपको यह विश्वास लोगों में दिखा या आप भी मानती हैं? आप इस पे क्या कहना चाहते हैं? नहीं, वो मैं अपना पर्सनल इस पे नहीं बताऊंगी कि मैं क्या सोचती हूँ, लेकिन हाँ, जो ग्राउंड पे हम जब गए, तो अगर आप ग्राउंड पे जाके देखेंगे तो ऐसा, मैंने बहुत रैंडम कॉन्स्टिट्यूंसीज चुनी थी, बहुत रैंडम कॉन्स्टिट्यूंसी में बहुत रैंडम ऐसे ही लोगों के अंदर ये भाव क्या पहुंचा है, वही बताती हूँ। बहुत रैंडम सब चीज़ें चुनी थी, रैंडम लोगों से बात की थी, और आप यकीन मानिए कि आप जिस भी स्टेट में जाएंगे, हर नेता का नाम लेवा है, हर नेता की अपने अपने भक्त हैं या अपने अपने उनके फैंस हैं, सब है ना। वो कोई ऐसा नेता नहीं है जिसके नहीं है अपने अपने स्टेट में। लोगों में ये है कि नहीं अभी क्या हो जाएगा, बहुत चेंज हो जाएगा। कई लोग, ऑफ कोर्स कुछ लोग ऐसा मानते हैं जो दूसरे नेताओं के पसंद करते हैं, कुछ लोग ऐसा नहीं मानते हैं जो इस सरकार के लोगों को पसंद करते हैं। तो वो तो ऐसा ही है, उसमें मैं कितने लोगों से बात कर लूंगी कि और मैं ये इस कंक्लूजन पे पहुंचू कि ऐसा ही है, लोग ऐसा ही मानते हैं। कितने लोग, 150 लोग, 200 लोग, इससे ज़्यादा तो मैं नहीं मिली हूँ किसी लोगों से। तो मैं 150-200 लोगों के आधार पे मेरे पास कोई ऐसा साइंटिफिक मेथोडोलॉजी नहीं है जिस पे मैं बता सकूँ कि भाई अगर 150 लोगों ने मुझे ये बात कही है तो इसका मतलब यही कंक्लूजन है उसका। तो मुझे नहीं पता। लेकिन सर्वप्रिया सांगवान, खेमों में बढ़ चुकी जो पत्रकारिता है, स्पष्ट विभाजन दिख रहा है पत्रकारिता में, कुछ लोग उस तरफ हैं, कुछ लोग इस तरफ हैं। आप खुद को कहाँ पाती हैं? लेफ्टिस्ट हैं, राइटिस्ट हैं, या किस खेमे में हैं आप? वैसे आप जिससे भी सवाल पूछेंगे हर कोई यही कहेगा ना कि मैं तो न्यूट्रल हूँ, मैं तो बीच में हूँ, मैं तो ना इधर हूँ ना उधर हूँ, यही होता है। मुझे लगता है कि हम एक्चुअली उस खेमे में हैं जहाँ पे नहीं लोग, मतलब आप नेता लोग आप पे विश्वास नहीं करते, हम उस खेमे में हैं। और क्यों विश्वास नहीं करते? क्योंकि हम उनसे कुछ पाते नहीं है, उनसे कुछ लेते नहीं है, हमारा उनसे कोई बिजनेस डील नहीं है, हम उनसे कुछ लेते नहीं, तो उनको हम पे विश्वास ही नहीं है। और हम पे विश्वास नहीं, इसलिए हमको इंटरव्यूज भी नहीं देते लोगों को मोदी जी ने नहीं दिया होगा, काफी इंटरव्यूज कर रही हैं आप। एक्चुअली जिन्होंने दिया है तो मैं उससे बोल सकती हूँ, जिन्होंने दिया है किसी ने भी ना हमसे कभी सवाल मांगे हैं, ना हमारा उनसे कोई पर्सनल कभी लेना देना रहा है, ना वो हमको पहले से जानते ही थे कि हाँ हम इनको जानते हैं, इनको दे दे, तो ऐसा कुछ था ही नहीं। तो मुझे लगता है कि हम बहुत ही ऐसे खेमे में है जहाँ पे ना वो राइट है, ना लेफ्ट है, ना कुछ है। मतलब वो बहुत, मुझे लगता है अल्पसंख्यकों में है हम मीडिया में। हाँ, आप ग्राउंड रिपोर्ट्स में बार बार उसी विषय पे आ रहा हूँ क्योंकि उसमें एक ऐसा तत्व है जिसकी तमाम लोग चर्चाएं कर रहे हैं ट्विटर पे। आपने भी कमेंट्स देखे होंगे आपने अपने ट्वीट पे। एक महिला पत्रकार होने के नाते स्टूडियो में एक सुरक्षा बोध है। ज़मीन पे जब आप जाती हैं तो आप किन किन चुनौतियों का सामना करती हैं जो एक सामान्य पत्रकार नहीं कर पाता होगा, जो एक आपकी एक चुनौती होती है?
जब ग्राउंड पे जाते तो सही बताएं तो ये दिमाग में रहता ही नहीं है कि आप लड़की हैं, आप लड़का हैं, क्योंकि आपके दिमाग में बस आपकी स्टोरी होती है और वो होता है कि मुझे स्टोरी ठीक से हो, और दिमाग में सबसे ज़्यादा चुनौती ये होती है कि कुछ भी ऐसी चीज़ ना हो कि कोई चीज़ जैसे है उसको वैसे ही दिखाया जाए, ना तो उसको एग्जैजरेट कर दे कि नहीं ऐसा नहीं है, क्योंकि जस्ट उसको सेंसेशनल बनाने के लिए आप कुछ बढ़ा चढ़ा के कुछ कर दें, या ऐसा भी ना हो कि कहीं आप समझ ना पा रहे हो और आप उस बात को बहुत ही अंडर एस्टिमेट करके बता रहे हो लोगों को। तो सबसे ज़्यादा तो उसका जो इम्पार्शियलिटी है उस स्टोरी की, या उसकी जो सभी वर्जन्स या उसके सब पर्सपेक्टिव आने चाहिए, वो बहुत दिमाग में रहता है। एज अ वुमन समस्या क्या आती है कि अगर आप यंग दिखते हैं तो समस्या है कि क्योंकि लोग आपको उस तरह से सीरियसली नहीं लेंगे। अगर आप लड़की हैं तो उसके भी अपने इश्यूज है कि आपको लड़का जाके बोलेगा, कंधे पे हाथ रख के किसी बात कर लेगा, है ना, कुछ भी बहुत तरह की बातें करने के लिए होती हैं। वो भी एक समस्या कि हम इस तरह से नहीं कर पाते हैं। और तो मतलब छोटे छोटे कुछ इश्यूज रहते हैं हमेशा कि आपको भी दिमाग में कभी कभी रहता है कि नहीं इस सड़क से रात के 11-12 बजे हम जाएं कि नहीं जाए, एकदम अलग ही किसी जगह पे गए हुए हो, आप किसी अलग स्टेट में गए हो, आपको तो मालूम नहीं ना उधर का क्या है। तो वो सब दिमाग में कभी कभी रहता है। लेकिन मुझे लगता है इन ऑल, अभी मैं इतने सारे स्टेट्स में गए और इतने सारी स्टोरीज करके आए, तो मेरे दिमाग में कभी भी आया नहीं इस टाइम की कौन सा वक्त है, क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है। और तो आप अपने फ्लो में होता है कि जब करना है बस खत्म करना है, काम करना है अपना। सुप्रिया जी, आपने अनेक ग्राउंड रिपोर्ट्स की हैं, आप देश के विभिन्न हिस्सों में गई हैं। अब तक की या इन दिनों की आपकी सबसे यादगार ग्राउंड रिपोर्ट्स कौन सी है जो आपको लगा कि मैंने ये काम तो किया है? अच्छा, तो जितनी भी अभी द लास्ट मैन सीरीज़ की, तो मुझे लगता है कि हर एक स्टोरी मुझे ऐसा लग रहा है कि बहुत ही मेरे दिल के करीब है। और इसलिए कि क्योंकि हर चीज़ के हर स्टोरी के साथ कुछ ना कुछ एक रह गया साथ में, और हर स्टोरी के पीछे बहुत सारी स्टोरीज़ हैं। जैसे मुझे लगा कि एक स्टोरी ने मुझे बहुत रुलाया। एक स्टोरी थी जिसके अंदर एक ऑटो वाला लड़का है, और वो जब हम बात कर रहे थे ऑटो स्टैंड पे, तो आया और उसने अपनी कहानी बताई, और वो बस कह रहा था कि मैं पॉलिटिक्स के बारे में बात नहीं कर रहा हूँ, मैं बस ये कह रहा हूँ कि सरकारों को कोई भी सुने कि प्लीज़ गरीब लोगों के लिए कुछ सोचो। मैं सिर्फ 200-300 रुपये पर डे कमा पाता हूँ, उसमें मैं क्या बचाऊँगा, क्या आगे के लिए रखूँगा, क्या अपने बच्चों को पढ़ाऊँगा। और फिर उसने जैसे बताया कि वो आर्मी में जाना चाहता था, लेकिन उसके पिताजी की असमय मृत्यु हो गई और फिर घर पे और जिम्मेदारी आ गई, तो वो नहीं जा पाया। और उसने जैसे आखिर में बोला कि पर मेरे सपने बहा दिए मैंने, मेरे सपने मर चुके हैं, कुछ नहीं है। तो मुझे उसने इतना ज़्यादा विचलित कर दिया उस व्यक्ति ने, तो मैं बहुत देर रोई ऑटो स्टैंड पे। और तो वो एक चीज़ है जो मेरे साथ मुझे लगा उस कहानी में रही। दूसरा, आप ये श्रावस्ती की भी स्टोरी थी, जो कि आज तक भी हमारे देश में बहुत सारे लोगों को छुआछूत झेलना पड़ रहा, अनटचेबिलिटी झेलनी पड़ रही है आज तक भी। और जिस कॉन्फिडेंस से उस लड़के ने आकर बोला, पहली बात मुझे अच्छे से पता है कि जैसे जब मैं उसकी माँ से बात करने बैठी, वो नीचे बैठने लग गई, उनको मैंने कहा कि आप ऊपर बैठिए, और जब बैठी और उन्होंने अपनी एक थोड़ी सी बात की, तो एकदम से लड़के ने खुद ही बोला कि जाति का भी बहुत समस्या है यहाँ पे। तो उसने बताया कि हम यहाँ पे ये होटल खुला है, हमें अपने साथ लोग बैठने नहीं देते हैं, हम जग उठाकर पानी पीने लगते हैं तो जग फोड़ देते और कहते हैं पैसा दो जग का, कि तुमने छुआ कैसे इसको, कि हमको बराबर नहीं बिठाते हैं। तो ये एक जो चीज़ थी, मुझे लगा कि शायद उसकी माँ जब बैठी साथ में या वो बैठी, तो शायद उसको ये कॉन्फिडेंस आया कि वो ये बात यहाँ पे कह सकता है, इस कैमरा में, इस माइक पे, कि हमारे साथ ये होता है। क्योंकि वो घूम तो बहुत देर से रहा था मेरे साथ, लेकिन उसने ये सब बातें नहीं कही थी। तो वो एक चीज़ थी। कोयला की खदानें, आप जहाँ पे हम गए, जहाँ पे जाकर मुझे लगा कि इतने अंधेरे में रोज़ लोग जाते हैं, इतने अंधेरे, इतनी घुटन, इतनी गर्मी, हम लोग हीट वेव और इस सब चीज़ों की बात कर रहे हैं, लेकिन जहाँ कोयला निकलता है उस जगह पे बहुत घुटन और बहुत गर्मी होती है। और हमने यही कोशिश की कि लोगों तक ये फीलिंग किसी तरह पहुँच पाए, क्योंकि हर कोई तो कोयले खदान में नहीं जा सकता है।
लेकिन वो लोग रोज़ जाते हैं वहाँ पर और ये समझाने की कोशिश की कि एक्चुअली ये भी देश सेवा है, सिर्फ सरहद पर देश सेवा नहीं होती है, ये लोग भी देश सेवा कर रहे हैं क्योंकि इनकी खदानें कोविड में एक भी दिन बंद नहीं हुई। हम सबके पास कहीं ना कहीं विकल्प आ गया था सेकेंड वेव में कि हम अपने घरों से काम करें या काम ही ना करें, छुट्टी हो गई। इन लोगों के पास कभी विकल्प नहीं था। अगर वो कोयले की खदानें बंद होती तो कोयला बनना बंद होता, देश के थर्मल पावर प्लांट्स बंद होते और आपके पास लाइट ना होती। तो वो जो कुर्बानियाँ उन्होंने दी हैं, आई थिंक मुझे लगता है वो सब सामने लोगों को रिकग्नाइज करना चाहिए कि वो कितना बड़ा काम कर रहे हैं। और उसमें भी अब इस पूरे काम में भी अब धीरे धीरे कॉन्ट्रैक्ट लेबर बढ़ने लगा है कि अडॉकिज्म हो गया या आप ठेके पे मजदूर रखने लग गए हैं। उसमें आपको कोई बीमारी भी हो जाता है क्योंकि जब कोयला जब निकालते हैं तो बहुत डस्ट उड़ता है बहुत ज़्यादा, आपको बहुत तरह के डिजीजेस भी हो जाते हैं वक्त के साथ काम करते करते। अगर कोई परमानेंट एम्प्लॉय है तो उसके लिए बहुत सारे प्रावधान हैं आपको कंपनसेट करने के, लेकिन कोई कॉन्ट्रैक्ट पे जो लेबर है अगर वो काम करेगा उसको ये सब हो गया, उसके लिए कुछ नहीं है, उसको ठेकेदार समझेगा। तो ये सब चीज़ें हैं जो मुझे लगता है कि अब कहीं खोई हुई सी कहानियां हैं जहाँ पे पता नहीं ये सब मुद्दे जो कहीं खोए हुए से हैं। इतना एक ही तरह का कुछ शोर मचा हुआ है या पूरे देश में सिर्फ यही बात हो रही थी, कौन जीतेगा कौन नहीं जीतेगा, क्या होगा नहीं होगा, कितनी सीटें आएंगी नहीं आएंगी, या एक ही तरह की बातें चल रही हैं या एक ही तरह के लोग वायरल मटेरियल ढूंढ रहे हैं सब जगह जाके। लेकिन ये जो लोग, कोई औरत जो भी ये कह रही है कि मैं चाहे गरीब रहूं, चाहे मैं काम करके खा रही हूँ, कुछ भी कर रही हूँ, लेकिन मैं देश में शांति चाहती हूँ, मुझे मार काट हिंसा नहीं पसंद है। तो मुझे लगा कि ये इस तरह की जो आवाज़ें जो आई इस पूरी सीरीज में, तो कैसे मेरे दिल के करीब नहीं होंगी, तो मुझे सब याद रहेंगी वो बहुत ज़्यादा। और बहुत ही लोगों ने बिल्कुल एक डिफरेंट पर्सपेक्टिव मेरे ख्याल से वो खुद अपनी आवाज़ हैं, हम उनकी आवाज़ नहीं है। कोई हमें ये ना कहे कि हम किसी की आवाज़ बने, हम किसी की आवाज़ नहीं बने। लोग खुद अपनी आवाज़ थे, हम सिर्फ उन तक पहुँचे थे। और उन्होंने इतने अच्छे से बोला, चाहे वो लड़का श्रावस्ती का दलित लड़का हो, चाहे मुतवा समुदाय की महिला हो, या कोयला खदानों के जो लोग हों, इवन जो कोयला खदानों के बाहर जो ठेका मजदूर अपना अखबार निकाल के लोगों को जागरूक करने की कोशिश कर रहे हैं। इवन इलेक्टोरल बॉन्ड पे उन्होंने लिखा हुआ है, लेख लिखे हुए हैं। आप कहाँ ऐसे लोगों से आप उम्मीद कर सकते हो कि ऐसा अपना मीडिया कोई ऐसा इस तरह से अपना चला रहा है और कोशिश कर रहा है लोगों को जागरूक करने की और मजदूरों को जागरूक करने की। तो ये सब जितनी भी, तो इसलिए हम आवाज़ नहीं है, वो लोग आवाज़ हैं अपनी, हम उन तक पहुँचे, उन्होंने बोला, उन्होंने सब कुछ बताया। और दरअसल उन्हीं लोगों ने, मतलब इवन आखिरी स्टोरी जो की थी, बधिर लोग जो बोल नहीं सकते, यही बात उन लोगों के थ्रू समझाने की कोशिश है कि इवन जिनको आप वॉइसलेस समझते हैं उनके पास भी वॉइस है, उनके पास भी बहुत कुछ है कहने के लिए। और इसलिए कोई वॉइसलेस नहीं होता, आप बस पहुंचिए उन वॉइसेस तक। तो वो हमारी कोशिश थी, बीबीसी की कोशिश थी कि हम ये सब लाएं लोगों के सामने, ये सब आवाज़ें जो दबी हुई हैं, कहीं खो गई हैं, या आप शोर में आप कुछ और ही शोर चल रहा है उस पर आप कुछ छोड़ोगे, ये सब कुछ भी होता है। आपने हालांकि जनता के काफ़ी इंटरव्यूज़ किए, उनकी आवाज़ हम तक लेके आए, नेताओं के भी आप करते हैं, तो ऐसा कोई यादगार इंटरव्यू जो आपके करीब हो, और ऐसा इंटरव्यू जिससे आपको नर्वसनेस हुई हो, आपको आप थोड़े भयभीत हुए हों? मैं हर इंटरव्यू से पहले मेरी नर्वसनेस का कारण ये होता है कि कहीं हमारे कोई सवाल रह ना जाए, कहीं हम ठीक से उन्हें काउंटर ना कर पाएं, या हम भूल जाएं कोई बात, कोई सवाल हो गया या ऐसा हो गया। नर्वसनेस इसलिए नहीं होती कि वो सामने से कैसे रिएक्ट करेंगे, क्योंकि हम उस तरह से बात करते भी नहीं है, हम लोग उस तरह से पूछते भी नहीं है, या हमको छाने का ये शौक नहीं है कि जाके आप करो कि सर आप ये बताइए, आप वो बताइए। मतलब मेरा काम है कि मैंने उनसे सारे सवाल पूछे, और जहाँ पे मुझे किसी सवाल पे डाउट हुआ तो मैंने उनसे काउंटर सवाल पूछा। मेरा काम ये है, क्योंकि मेरे सवाल अपने मन से बनाए हुए सवाल नहीं है जो कहीं ना कहीं हम सोशल मीडिया पे पढ़ते हैं या कहीं एक दूसरे पर्सपेक्टिव लोगों से सुनते हैं, तो हम वो सवाल उनसे पूछते हैं। तो ये ना हो कि उनको, या तो सिर्फ उनको खुश करने के लिए सिर्फ उनके हिसाब की बातें पूछ ली, बात कर ली और चले आए, ना ऐसा हो कि हम अपने को चमकाने के लिए जबरदस्ती उनसे गलत तरीके से बात कर रहे हैं, या ऐसे बात करके दिखा रहे हैं जैसे हम हीरो हैं और आप कुछ हुए हैं, तो हम वो भी नहीं है। तो इसलिए नर्वसनेस सिर्फ उसकी होती है कि सारी चीज़ ठीक से आपने सवाल पूछ लिए और काउंटर कर लिया, इसकी नहीं कि वो कैसे रिएक्ट करेगा। बहुत बहुत शुक्रिया सर्वप्रिया सांगवान जी, आपने
वक्त दिया और इस हीट वेव में हमारे लिए समय निकाला। बहुत बहुत थैंक यू धन्यवाद। सो मच।